ऑलराइट, तो आज है हम सीसीएनपी एनआरसी के लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 4 में है सीसीएनपी एनआरसी के। और अभी तक हमने स्टैटिक राउटिंग और ये सारी चीजें हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम सीखेंगे ईआईजीआरपी के बारे में। तो क्योंकि ईआईजीआरपी को आपको ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए, तो ईआईजीआरपी जो है वो हम एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे, सीसीएनए के लेवल से शुरू करेंगे। क्योंकि सीसीएनए के सिलेबस में ईआईजीआरपी नहीं दिया हुआ है, तो ईआईजीआरपी पढ़ा भी नहीं होता है लोगों ने, ना ट्रेनर उनको पढ़ाता है। ठीक है, तो हम ईआईजीआरपी को एकदम स्क्रैच से सीसीएनए के लेवल से शुरू करेंगे। एक एक चीजें एकदम डीप में देखेंगे। और कोई भी मेरा वीडियो लास्ट तक का देखना, जो भी वीडियो देख रहे हैं गाइस, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये लेक्चर। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, एकदम स्क्रैच से जाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले आईजीआरपी था। ओके, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, आईजीआरपी था। इंटरनल या इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते थे। तो आईजीआरपी जो था, इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम इसकी ये थी कि ये क्लासफुल था। ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल था। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है गाइस, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ये सारी चीजें। वो मास्क नहीं भेजता है, अपडेट के साथ मास्क नहीं भेजता है, तो गड़बड़ होने के चांसेस है। अगर आप क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल को वीएलएसएम या डिसकंटीजियस नेटवर्क पे चलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सब ऑप्टिमल पाथ क्रिएट हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये थी कि ये डिस्टेंस वेक्टर था। राइट, डिस्टेंस वेक्टर में कितनी प्रॉब्लम है आपको पता ही है। इसमें जो मैक्सिमम हॉप होता है 0 to 15 होता है, 16 हॉप होएगा तो अनरीचेबल हो जाएगा। फिर इसके अंदर राउटिंग लूप होने के चांस होते हैं। राइट, फिर राउटिंग लूप को अवॉइड करने के लिए चार सोल्यूशन। यस, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर, उसके लिए वर्ल्ड होता है। करेक्ट, तो डिस्टेंस वेक्टर एक अच्छा राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं माना जाता है। ओके, फिर क्या होता था, इसका जो मैट्रिक था ये अच्छा था। मैट्रिक मैंने पढ़ाया था। मैट्रिक मतलब मेजर करने का तरीका। जैसे ओएसपीएफ का मैट्रिक है कॉस्ट। ओएसपीएफ बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए बैंडविड्थ पे ध्यान देता है। ओएसपीएफ के हिसाब से वो पाथ बेस्ट पाथ होता है जहां से ज्यादा बैंडविड्थ मिल रही है। और बैंडविड्थ को मेजर किया जाता है कॉस्ट में। करेक्ट, तो बैंडविड्थ का मैट्रिक हो गया कॉस्ट। क्या हो गया बैंडविड्थ का मैट्रिक? कॉस्ट। उसी तरह से रिप जो होता है, रिप का मैट्रिक होता है हॉप काउंट। उसी तरह से जो आईजीआरपी है, ये बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए दोनों चीजों पे ध्यान देता है। जैसे कि क्या, जैसे कि ये बोलता है कि भाई मुझे बैंडविड्थ भी ज्यादा चाहिए और डीले भी कम लगना चाहिए। तो यस, तो ये दोनों चीजों पे ध्यान देता है कि बैंडविड्थ भी ज्यादा मिले और डीले भी कम लगे। आप बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन हो गया भाई, जब बैंडविड्थ ज्यादा रहेगी तो डीले कम ही होगा। ऑफ कोर्स नहीं। अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अभी हमारे पास दो डायग्राम है, समझ लीजिए दो। ये हमारा राउटर है, इसे जाना है इस राउटर के पास, और इसको इस राउटर के पास जाने के लिए दो रास्ते। एक रास्ता ऊपर से है, एक ये लिंक लगा हुआ है। यहाँ पर एक राउटर है, फिर इधर भी एक राउटर है, और फिर इधर लिंक लगा हुआ है। फिर एक नीचे से भी लिंक लगा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो लिंक है, मान लेते हैं ये है 5 Gbps का। ठीक है, ये वाला भी मान लेते हैं 5 Gbps का। एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है,
बट बीच में जो लिंक लगा हुआ है वो 1 MB का लगा हुआ है, और नीचे एक लिंक लगा हुआ है जो है 3 Gbps का। समझ रहे हो? तो आईजीआरपी क्या करेगा, जब वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा तो वो दोनों देखेगा कि स्पीड भी ज्यादा मिले और डिले भी कम लगे। वैसे डिले की स्पेलिंग रॉन्ग है, डीएलए। डीएलए नहीं होता है, डीले होता है। खैर कोई नहीं। ठीक है, डीले। ये मैं एकदम स्क्रैच से हम जा रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप एक्सपर्ट बनो जो भी पढ़ो उसके अंदर में। तो अभी आईजीआरपी देखेगा, अगर मैं ऊपर से जाता हूँ, जब डेटा यहां से भेजूंगा तो 5 Gbps का लिंक है तो स्मूथ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आके बफरिंग हो जाएगी 1 Mbps। इधर आके स्पीड स्लो हो जाएगी, थक जाएगा यहाँ पे। फिर इधर से फास्ट हो जाएगा, राइट। तो बैंडविड्थ तो यहाँ से मिल रही है लेकिन डिले भी मिल रहा है। लेकिन नीचे से अगर आप भेजोगे तो स्मूथली चला जाएगा, कहीं पे हर्डल्स नहीं है। टोटल जो लिंक है वो पूरे 3 Gbps वाला है। समझ रहे हो? तो हाँ, कितना भी कर दो ना आप, ये स्पीड को मैच नहीं करेगा। अगर चलो 5 MB का कर दिया मैंने, और डेटा जो आप भेज रहे हो वो डेटा समझ लो 3 GB का डेटा है। अब 3 GB का डेटा यहां से तो स्मूथली चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 Mbps भी अगर आप कर दोगे तो भी तो स्लो हो जाएगा ना। इधर बफरिंग हो जाएगी, बफरिंग बफर करने लगेगा, फिर यहां से फास्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ी ना चाहिए हम। हमको चाहिए कि डेटा स्मूथली निकले और स्मूथली चला जाए, बफरिंग नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो आईजीआरपी बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए दोनों पे ध्यान देता है कि बैंडविड्थ भी ज्यादा मिले और डिले भी कम लगे। और बैंडविड्थ और डिले को मिला करके जो मैट्रिक निकलता है, उस मैट्रिक को कहते हैं कॉम्पोजिट मैट्रिक। कॉम्पोजिट मैट्रिक। और आईजीआरपी का जो एडी वैल्यू है वो 100 था। ठीक है। तो ये आईजीआरपी था, इसमें सब कुछ अच्छा था। इसमें दो गड़बड़ थी कि ये क्लासफुल था और ये डिस्टेंस वेक्टर था। और एक एक चीज, ये जो था ना, सिस्को का प्रोप्राइटरी आईजीआरपी नहीं था। अभी अभी तो खैर ये यूज भी नहीं होता है, तो उसका मतलब ही नहीं होता है। छोड़ छोड़ दो। यहां तक समझ में आया गाइस? ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया हूं मैंने। या क्यों कैनॉट लोड इमेज? क्यों भाई? ठीक है। नाउ अब इसमें ये दो गड़बड़ थी। ठीक है। अच्छा, मेरा वीडियो जब देखोगे ना तो मैं थोड़ा स्लो से समझाता हूँ ताकि समझ में आए लोगों को। तो जब रिवीजन कर रहे हो तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दिया करना, क्योंकि समझाते वक्त मैं काफी स्लो समझाता हूँ ताकि समझ में आए लोगों को। मैं घाई नहीं करता हूँ। ठीक है। मेरा मेरा इंटेंशन होता है कि समझ में आना चाहिए कोई भी। वीडियो में सेटिंग होती है, पॉज फास्ट स्पीड का सेटिंग, सेटिंग में जाओगे ना, स्पीड की होता है उसमें 1 1x 2x। करेक्ट। ठीक है। हाँ हाँ, यूट्यूब में ही वीडियो वीडियो जब खुलेगा ना तो वीडियो में राइट हैंड की तरफ सेटिंग का ऑप्शन होता है। उसमें जाओगे तो प्लेबैक स्पीड करके आता है। नहीं नहीं नहीं, वॉइस का तो रहेगा ही। वीडियो मतलब फास्ट घूमेगा मेरा। जैसा मैं जो भी बोलूंगा वो बड़ा फास्ट हो जाएगा।
समझ रहे हो? तो उसकी स्पीड होती है 2x 3x ऐसा करके होती है। चलो देख लेंगे। ठीक है, या अगर ऐसे भी सुनोगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि काफी स्लो और एकदम समझा के मैं समझाता हूँ। ठीक है। नाउ, तो फिर क्या हुआ? फिर इसको मॉडिफाई किया गया, EIGRP को मॉडिफाई किया गया। और मॉडिफाई जब किया गया तो वो बन गया EIGRP, एनहेंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो EIGRP का फुल फॉर्म है एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये एनहेंसमेंट है आईजीआरपी का। आईजीआरपी को ही मॉडिफाई कर गया और उसको EIGRP बना दिया गया। गॉट इट? और ये बहुत एक्सीलेंट प्रोटोकॉल है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है ये। और वाकई में इंडस्ट्री में चलता है EIGRP। तो इसको अच्छे से पकड़ के समझो। ठीक है, क्योंकि इसमें एरिया वरिया बनाने का कोई झंझट ही नहीं होता है ना। हाँ, तो जब इसको मॉडिफाई किया जा रहा था तो पहला फीचर निकाल दिया, इसको बना दिया क्लासलेस। कि भाई अब आप कहीं पे भी चलो। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल वो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो अपडेट में मास्क भेजता है। राइट। इसको आप कंटीजियस डिसकंटीजियस VLSM FLSM कहीं भी चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरा, ये क्या बोलता है? जब इसको बनाया जा रहा था तो ये बोल तो क्या किया गया, जब इसको जब बनाया जा रहा था तो इसके अंदर दोनों के फीचर डाल दिए। इसके अंदर थोड़े फीचर लिंक स्टेट के डाल दिए गए, मतलब जो काम करने का तरीका है लिंक स्टेट का, वो बहुत अच्छा है। लिंक स्टेट ट्रिगर्ड अपडेट भेजेगा, टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करेगा, पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी होगी। जो नेटवर्क अप या डाउन होगा उसी की अपडेट जाएगी, पूरा राउटिंग टेबल नहीं जाएगा। करेक्ट। तो लिंक स्टेट का काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। और डिस्टेंस वेक्टर में क्या अच्छा था भाई? तो डिस्टेंस वेक्टर का जो कॉन्फ़िगर करने का तरीका था वो बड़ा सिंपल था। राउटर रिप, नेटवर्क 10 नेटवर्क 20, खत्म। राइट। तो दोनों के फीचर इसने ले लिया। तो ये क्या बोलता है कि भाई ठीक है, मैंने दोनों के फीचर ले लिया, इसीलिए इसे हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब इसके अंदर दोनों के चीजों के फीचर है। कौन कौन से? इसके अंदर बेस्ट ऑफ लिंक स्टेट है। तो लिंक स्टेट से उसने क्या लिया? वे ऑफ ऑपरेशन, काम करने का तरीका लिंक स्टेट का डाल दिया। ठीक है। और डिस्टेंस वेक्टर से क्या लिया भाई? डिस्टेंस वेक्टर से सिंप्लिसिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप कैसे भी सिंपल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मास्क लगाओ नहीं लगाओ चलेगा। EIGRP सब एक्सेप्ट कर लेता है। तो EIGRP को हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ये दोनों चीजों के फीचर है, लिंक स्टेट के भी और डिस्टेंस वेक्टर के भी। फिर उसके बाद EIGRP बोलता है कि मैं डिस्टेंस वेक्टर नहीं हूं। डिस्टेंस वेक्टर तो IGRP था, मैं तो उसका एनहेंसमेंट हूं। राइट। तो ये बोलता है कि मैं एक एडवांस डिस्टेंस वेक्टर हूं। तो EIGRP को हम लोग एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। समझ में आया गाइस? क्योंकि ये एनहेंसमेंट है IGRP का, तो ये एडवांस डिस्टेंस वेक्टर है। क्लियर हो गया? अब EIGRP का जो पाथ कैलकुलेट करने का तरीका है वो भी सेम है, बैंडविड्थ प्लस डिले। लेकिन ये जो भी वैल्यू आती है बैंडविड्थ और डिले को प्लस करके,
ये मल्टीप्लाई बाय 255 कर देता है उसको। बैंडविथ प्लस डिले मल्टीप्लाइड बाय 255। तो EIGRP भी बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए बैंडविथ और डिले पे ध्यान देता है। ठीक है। बट जो भी बैंडविथ और डिले को मिला करके जो वैल्यू आती है उसको 255 से मल्टीप्लाई कर देता है। ओके। नाउ। ठीक है। नाउ। और इसीलिए इसका भी जो मैट्रिक है उसको हम लोग कॉम्पोजिट मैट्रिक ही कहेंगे, मतलब मिला जुला मैट्रिक। ठीक है। नाउ। अच्छा, ये मैं बताऊंगा अभी विद रीजन कि ये बैंडविड्थ और डिले पर ही क्यों ध्यान देता है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है। हाँ। नाउ। अब इसकी एडी वैल्यू, तो EIGRP की जो एडी वैल्यू है वो तीन है। 90, जिसको वो इंटरनल मानता है। एक मिनट देना। अब पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, अब इसके स्क्रैच से शुरू कर देते, इसे खत्म करो। यस। हाँ हाँ, 90। क्योंकि पूरी एडवांस चीजें भी हम करने वाले हैं इसको, एडवांस तरीके से सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस। फिर इसकी ट्रबल शूटिंग भी करेंगे। 90, 170। यस। एक्सटर्नल राउट। करेक्ट। और तीसरा होता है 5, समरी राउट। हाँ। अब ये क्या है, तो जो रूट EIGRP टू EIGRP लर्न होती है, मतलब मेरे राउटर पे भी EIGRP है, आपके राउटर पर भी EIGRP है। तो जो रूट EIGRP टू EIGRP लर्न होती है उसको EIGRP ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि खुद उसने लर्न किया है वो, राइट। तो उसको इंटरनल रूट मानता है और उसको एडी वैल्यू देता है 90। ओके। जो रूट EIGRP टू अदर्स, EIGRP टू अदर्स, मतलब अदर्स में कोई भी हो सकता है, OSPF से हो सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट हो सकती है, समझ रहे हो। रिप की राउट डाल दिया, OSPF, मतलब किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल की लर्न करी हुई रूट अगर आपने EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो EIGRP उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करेगा, उसको मार्क कर देगा एक्सटर्नल और उसके ऊपर एडी वैल्यू लगा देगा 170। उसी तरह से EIGRP में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आगे चल के आप सीखोगे, मैं NRC में ही सिखाने वाला हूँ, स्टक इन एक्टिव स्टेट। EIGRP एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, लेकिन उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं क्वेरी। तो वो क्वेरी को सॉल्व करने के लिए समरी एक तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है। तो जब भी EIGRP में आप समरी करते हो किसी भी राउट की, तो समरी वो खुद भी करता है, और जो है खुद भी समरी करता है। और आप उसको, जैसा OSPF में कैसा है कि अगर आपको समरी करना है तो या तो आप ABR पे करोगे या तो ASBR पे करोगे, कहीं भी जाके समरी नहीं कर सकते, नहीं तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है। लेकिन EIGRP में आप कहीं भी जाकर के समरी कर सकते हो, तो समरी करने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है स्टक इन एक्टिव स्टेट की। तो इसीलिए जब भी आप EIGRP में समरी करते हो, ठीक है, तो वो उसको एडी वैल्यू दे देता है 5। क्लियर हो गया यहां तक। तो ये तीन एडी वैल्यू है EIGRP की। तो EIGRP क्लियर हुआ यहां तक। यस।
हाँ ठीक है। नाउ अब उसके बाद और क्या, अब उसके बाद आता है EIGRP का ये EIGRP का नेबरशिप रूल। ठीक है। तो EIGRP का क्या हो गया, क्लासलेस है, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर है, बैंडविड्थ प्लस डिले। हाँ, फिर हम लोग देख रहे थे उसका मैट्रिक। ठीक है। EIGRP का मैट्रिक मतलब EIGRP जब बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है तो उसके पास कितने ऑप्शन होते हैं। EIGRP मैट्रिक। तो जब भी EIGRP बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है तो उसके पास में चार ऑप्शन होते हैं। बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, और पांचवा रियलाइबिलिटी नहीं, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी। और ये MTU जो होता है ये इसका क्राइटेरियन नहीं है। मैं सब समझाता हूँ आप लोगों को कि ये क्या है, ये क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। तो EIGRP जब, करेक्ट करेक्ट, के वैल्यू वाला है, के वैल्यू वाला है ये। ठीक है। तो मैं ये इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ, एक तो ये रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा जब ट्रबल शूटिंग हम शुरू करेंगे EIGRP की पढ़ना, तो ये चीजें उसमें है, ये चीजें आपको लगेगी, ये बेसिक नॉलेज है जो आपको लगेगा जब आप उसको ट्रबल शूट करोगे EIGRP को। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। यस, करेक्ट करेक्ट। बैंडविड्थ को बोलते हैं K1, लोड को बोलते हैं K2, K1 एंड K3। हाँ, K2। इनको ना K वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है। K मतलब कांस्टेंट वैल्यू, आप ऐसा समझो कि इसे मल्टीप्लाई किया गया है किसी चीज से। K3, K4। अगर आपसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा क्या MTU जो है ये भी बैंडविड्थ, ये भी IGRP के क्राइटेरिया में आता है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए, नहीं। गाइस, MTU का मतलब होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ये MTU जो होता है बाय डिफॉल्ट ये 1500 बाइट का होता है। ये मैंने आपको स्विचिंग पढ़ाते वक्त पढ़ाया था। MTU करेक्ट फ्रेम का साइज बताता है कि फ्रेम का साइज कितना बड़ा होगा तो वो मेरे पोर्ट से जा सकती है। और फ्रेम बेबी फ्रेम होती है, जंबो बेबी फ्रेम होती है, राइट, जायंट फ्रेम होती है। सबका MTU अलग अलग होता है। तो MTU जो है ये बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया नहीं है। ये बताता है कि फ्रेम का साइज कितना होगा तो वो इस पोर्ट से जा आ सकती है। ठीक है। तो जब इसको K वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया तो K1 की वैल्यू 1 आई थी और K3 की वैल्यू 1 आई है। बाकी सबकी जो वैल्यू है वो 0 है। सबकी वैल्यू क्या आई है, 0। इसीलिए EIGRP जब बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है तो वो बैंडविड्थ और डिले पे ध्यान देता है। समझ में आया। बाय डिफॉल्ट EIGRP बैंडविड्थ और डिले पे ध्यान क्यों देता है, समझ में आया। क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आई है और इसकी वैल्यू 1 आई है, तो ये इनको ही कंसीडर करेगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे चाहिए कि मेरा जो EIGRP राउटर है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करते वक्त वो लोड बैलेंसिंग पर भी उतना ही ध्यान दे जितना कि वो बैंडविड्थ पर देता है, तो फिर जा करके इसकी के वैल्यू को 1 कर दो।
तो जितना ध्यान वो बैंडविड्थ और डिले पे देगा उतना ध्यान वो लोड बैलेंसिंग पर भी देगा। अगर आपको चाहिए नहीं सबसे ज्यादा ध्यान लोड बैलेंसिंग पे ही देना चाहिए, तो भाई 255 कर दो। समझ रहे हो? तो जाके 255 तक की वैल्यू रहती है, करेक्ट। लेकिन हम नहीं रखते, वो बाय डिफॉल्ट होती है उसमें। या स्टैंडर्ड है वो। ठीक है। तो अगर EIGRP में एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने कभी भी किसी भी राउटर पे, जैसे मल्टीपल राउटर्स थे, ये सब राउटर थे और ये कनेक्टेड थे एक दूसरे से, बहुत सारे राउटर्स थे एक दूसरे से कनेक्टेड थे ये, राइट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसकी के की जो K2 जो था उसकी वैल्यू को मैं 1 कर देता हूँ। अब बाकी के K2 की वैल्यू 0 है, तो ये लोग इससे नेबरशिप तोड़ देंगे। तो EIGRP में पहली बात तो के वैल्यू हम चेंज जल्दी करते ही नहीं है। ठीक है, जल्दी हम लोग चेंज करते ही नहीं है, 1 मिनट देना। ठीक है, तो अगर आपने किसी एक पर भी के वैल्यू को चेंज किया तो उस ऑटोनॉमस में जितने भी राउटर है आपको सब पे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग इसके साथ अपनी नेबरशिप को तोड़ देंगे। ठीक हो गया? ओके। नाउ, तो ये था इसका मैट्रिक। इसीलिए EIGRP बाय डिफॉल्ट जब बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है तो बैंडविड्थ और डिले पर ध्यान देता है। इसके पीछे का रीजन समझ गया। बट इंटू 255 जो भी वैल्यू आती है इनको कैलकुलेट करके उसको 255 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है। नाउ, इसका मैट्रिक हो गया। अब इसका आता है नेबरशिप रूल, EIGRP का नेबरशिप रूल। तो EIGRP का जो नेबरशिप रूल है वैसे तो बहुत सारा है, मैं कुछ गिन करके दिखाता हूं कि क्या। ठीक है। EIGRP नेबरशिप रूल। ठीक है, ये समझ लेना नेबर रूल। तो EIGRP का नेबरशिप रूल नंबर 1 क्या है कि दो राउटर सेम ऑटोनॉमस में होना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रबल शूटिंग में काम आएगी। सेम ऑटोनॉमस में होना चाहिए। सेम ऑटोनॉमस का मतलब क्या? सेम ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि अगर दो राउटर है, राउटर 1 और ये कनेक्टेड है राउटर 2 से, तो इन दोनों में नेबरशिप तभी ही होगी जब दोनों सेम ऑटोनॉमस में होंगे। सेम ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि अगर मैंने यहां लिखा राउटर EIGRP 100, तो ये 100 ऑटोनॉमस नंबर है, तो यहाँ पे भी EIGRP 100 ही लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के नेबर बनेंगे। नहीं, ये 0 से लेके 65,535 तक इसकी रेंज होती है। ठीक है। नहीं 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 नहीं, हाँ वो भी आप पकड़ सकते हो। ठीक है। दूसरा चीज, हाँ उतनी ही रेंज बनती है। ठीक है। दूसरा चीज, एक तो सेम ऑटोनोमस में होना चाहिए, प्लस यहाँ पे हेलो टाइमर और डेड टाइमर अगर अलग भी होगा तो चलेगा। OSPF के अंदर जो है ना वो सेम होना चाहिए, लेकिन EIGRP में हेलो एंड डेड टाइमर अगर अलग भी होगा तो भी चलेगा। GRP
समझ में आया गाइस? EIGRP में हेलो टाइमर और डेड टाइमर जो है वो सेम होना चाहिए। तो EIGRP का जो डिफॉल्ट हेलो टाइमर होता है वो होता है 5 सेकेंड्स। ठीक है। और इसका जो 15 से कुछ तो कितना था इसका यार, 5 सेकेंड से, क्योंकि EIGRP बहुत टाइम हो गया है पड़ा, 10 सेकेंड से 30 सेकेंड ऐसा कुछ था इसका। OSPF का ये उसका जो है ना, देखना पड़ेगा थोड़ा मैं। EIGRP का जो डिफॉल्ट होता है ना, 5 सेकेंड था और 15 सेकेंड था उसका वो डेड टाइमर। एक्चुअली में EIGRP ना थोड़ा स्पीड वगैरह भी कंसिडर करता है। जैसे अगर हाई स्पीड है तो मैं बताता हूँ थोड़ा क्यों क्यों उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैं अभी टाइमर बताने जा रहा हूँ, ये नहीं नहीं मैं दिखा देता हूँ ना। 5 सेकेंड है, हेलो टाइमर 5 सेकेंड होगा, और डेड टाइमर जो होगा इसका 3 गुना, तो 5, 10, 15 सेकेंड हो गए। ये अगर आपका लिंक हाई स्पीड है, क्योंकि EIGRP एक बहुत इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल माना जाता है, वो बैंडविड्थ को भी भांप लेता है, समझ रहे हो आप? वो बैंडविड्थ को भांपता है, तो अगर बैंडविड्थ अच्छी है, बैंडविड्थ की स्पीड ज्यादा है, T1 का लिंक अगर आपने लगाया, एक होता है T1 एक होता है E1, सीरियल लिंक में होता था वो। ठीक है, तो अगर बैंडविड्थ ज्यादा है तो उसका हेलो टाइमर 5 सेकेंड होगा, डेड टाइमर 15 सेकेंड होगा। लेकिन अगर बैंडविड्थ लो है, ये ये कब होगा? जब बैंडविड्थ हाई होगी। जब बैंडविड्थ लो होगी तो उसका टाइमर बदल देगा वो, तो हर 60 सेकेंड में वो हेलो भेजेगा। समझ रहे हो? और 180 सेकेंड जो होगा, ये इसका डेड टाइमर होगा। क्लियर हो गया गाइस? तालिब, इज दिस क्लियर? हाँ, मैं बताया ना। EIGRP जो है, ये ये बैंडविड्थ को नापता है। अगर बैंडविड्थ हाई है, अगर बैंडविड्थ अच्छी है, T1, ये मैं बताया ना, दो तरह के सीरियल लिंक होते हैं, एक होता है T1 एक होता है E1। T1 जो होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, E1 यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो अगर बैंडविड्थ 2 MB या उससे ज्यादा की है, तो वैसे वाले लिंक पे हर 5 सेकंड में ये हेलो भेजेगा। और अगर 3 हेलो मिस हो गया तो 15 सेकंड बाद नेबर को डेड डिक्लेयर कर देगा। लेकिन अगर इसने बैंडविड्थ नाप लिया, अरे बैंडविड्थ तो KBPS में है, बहुत कम बैंडविड्थ है, 1.28 kbps, 128 kbps, छोटा सा लिंक है, तो वहां पे हर 5 सेकंड में ये अपडेट नहीं भेजेगा या हेलो नहीं भेजेगा, सॉरी। वहां पे वो हर 1 मिनट में हेलो भेजेगा। और 3 हेलो भेजने के बाद अगर 3 मिनट अगर होता है तो वो डेड डिक्लेयर करेगा। समझ में आया? ये एक अलग चीज है जो मैंने आपको थोड़ा हटके बताया हो CCNA से। ठीक है। अक्सर लोग 5 सेकंड और 15 सेकंड ही जानते हैं, लेकिन अगर बैंडविड्थ को नापता है लो है तो ये भी होता है। क्लियर हो गया? तो हाँ, तो EIGRP में टाइमर सेम होगा तो भी चलेगा, अलग होगा तो भी चलेगा, लेकिन सेम होगा तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, टाइमर जो है ये ऑप्शनल है, लेकिन ये सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो नेटवर्क में फ्लैप होगा। ठीक है, कैसे होगा वो देख लेंगे कभी। तीसरा चीज जो है इसके अंदर ऑथेंटिकेशन। और हाँ, ऑप्शनल है बैंडविड्थ वाला। बैंडविड्थ वाला नहीं, टाइमर वाला। टाइमर वाला ऑटोनोमस नंबर सेम होना चाहिए, वो ऑप्शनल नहीं है। ऑथेंटिकेशन, अगर आपने कोई पासवर्ड रखा है
अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे राउटर से कोई दूसरा राउटर नहीं कनेक्ट होना चाहिए, कोई अगर आपने पासवर्ड स्ट्रिंग रखा हुआ है, कोई की रखा हुआ है, तो वो दोनों राउटर पे सेम होनी चाहिए। तो ही वो समझेगा कि अच्छा ये मेरे कंपनी का राउटर है, और उसके साथ मेंबरशिप फॉर्म करेगा। समझ में आया? तो ये दो चीज समझ लो, सेम होना चाहिए, सेम ऑटोनोमस में होना। अच्छा सा और एक एक इंपॉर्टेंट चीज, वो तो भूल ही गया मैं। के वैल्यू, के वैल्यू मैच होना चाहिए। हाँ, करेक्ट, सेम होना चाहिए, यस करेक्ट। के वैल्यू मस्ट मैच, मस्ट मैच। तो के वैल्यू और ऑथेंटिकेशन ये मैंडेटरी है, बाकी ये सब ऑप्शनल है, ऑथेंटिकेशन टाइमर। ठीक है, टाइमर तो समझो आता भी नहीं है, लेकिन अगर इसको अलग रखेंगे तो फ्लैपिंग होती है बार बार। ठीक है, ऑथेंटिकेशन अगर आपने पासवर्ड रखा है MD5 वाला, तो ये सेम होना चाहिए दोनों तरफ। तो ये इसके कुछ नेबरशिप रूल है। जब भी नेबरशिप दो या IGRP राउटर में नहीं आती, तो ये सब हमें देखना पड़ता है। गॉट इट? ठीक है, तो आप लोगों के पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है कंटेंट, लैब करने के भी, आप लैब वैब करके रेडी रहना पूरा। नाउ, तो ये हो गया एक बेसिक EIGRP। इसका कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, मैंने लैब भी कराया था, राइट सलील भाई? तो इसका लैब करने भी आना चाहिए, इससे पहले कि आप CCNP की तरफ बढ़ो। ठीक है, तो ये एक, हम्म, अच्छा CC मेरे को नहीं याद है कि CCNA में कराया था या CCNP में कराया था, बट मैंने करवाया था, बट शोएब भाई ने कहा कि नहीं मिला उन्हें। CCNP में कौन से लेक्चर में, वो बता देना भाई उनको, देख के थोड़ा, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक फंडामेंटल थे EIGRP के। करेक्ट करेक्ट, वो तो करवाऊंगा ही मैं। बट EIGRP का थोड़ा डाउटफुल लग रहा था, तो अगर आपने किसी लेक्चर में देखा हो तो बता देना आप। ठीक है, 4 राउटर की टोपोलॉजी होगी, राइट? 4 राउटर टोपोलॉजी होगी। हाँ, तो फिर एक बार चेक करना आप। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आज के लेक्चर में आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम आगे बढ़ेंगे, या फिर मैं आज ही उसको भी कंटिन्यू करा दूंगा इस, क्योंकि थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा है, नहीं है? तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा CCNP लेवल का देख के आओ, EIGRP कि क्या है कैसे है, या मैंने कुछ लैब अगर कराया हो तो वो लैब आपके माइंड में होना चाहिए एटलीस्ट। करेक्ट, इसके बाद पूरी एडवांस चीजें शुरू होगी।